Okay, so we had completed chapter number 1 of OC, which we will quickly discuss in brief today from the textbook. So chapter relates to principles of management. Principles of management क्या होते हैं? Statements of fundamental truth which act as guidelines to the managers, which give them a path, give them a direction in which they should be acting. So they are called as principles of management. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पहला क्वेश्चन जो था दैट वाज नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स. आंसर क्या है? यूनिवर्सल, जनरल, फ्लेक्सिबल, बिहेवियरल. बस इतना ही आता है. यूनिवर्सल, जनरल, बिहेवियरल, फ्लेक्सिबल, then they have cause and effect relationship and they are improved by practice and experiment. So these were the this was the nature of the principles of management. इसमें universal में क्या देखा था? They have universal applicability in all types of organization at all the levels of the organization. Next was they are general guidelines to the managers. Then they are formed by practice and experiments. क्या मतलब था? Practice and experiments में they are improvised, they modify, they change as per the changing scenarios in the business. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब सब जगह सेम टाइप के प्रिंसिपल सेम तरीके से अप्लाई हो गए ऐसे कंपलसरी नहीं है. दे हैव फ्लेक्सिबिलिटी, दे कैन चेंज. नेक्स्ट है बिहेवियरल बिकॉज दे आर गोइंग टू अफेक्ट व्हाट अफेक्ट द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो दे आर बिहेवियरल. नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब प्रिंसिपल्स अगर प्रॉपरली अप्लाई होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? बेनिफिट होगा बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल्स. एंड ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. सब प्रिंसिपल्स को इक्वल इंपॉर्टेंस होता है, इक्वल वेटेज के साथ अप्लाई करने पड़ते हैं ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. क्लियर? नेक्स्ट इज दे हैव द सिग्निफिकेंस का मेमोरी टेक्निक क्या था? मैनेजर स्कोर्स. फर्स्ट पॉइंट था दे प्रोवाइड इनसाइट टू द मैनेजर्स बिकॉज जैसे हमने बोला दे प्रोवाइड अ गाइडलाइन, दे प्रोवाइड द वे ऑफ एक्टिंग टू द मैनेजर्स कि उनको कैसे बिहेव करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं. दे हेल्प इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट नहीं होते या प्रॉपरली यूज हो पाते हैं अगर प्रिंसिपल्स प्रॉपरली अप्लाई किए जाए इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. देन साइंटिफिक डिसीजंस का एप्लीकेशन या साइंटिफिक डिसीजंस के यूज से अगर ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट हो तो इज इट गोइंग टू बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन? यस. नेक्स्ट दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द सोसाइटी. प्रिंसिपल्स में ये बोला गया है कि उनको प्रॉपरली सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. सो प्रिंसिपल्स हेल्प टू अंडरस्टैंड एंड फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस. दे एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. जैसे हमने बोला प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं. दे डेवलप विथ प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स. तो ये चेंजेस क्या है? ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ क्या होते हैं? इम्प्रूव होते हैं या नए प्रिंसिपल्स जो है वो प्रैक्टिस में आते हैं एक्सेट्रा. दे हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल. तो प्रिंसिपल्स में इंपॉर्टेंटली बोला गया है कि एवरीवन मस्ट वर्क इन हार्मनी, everyone must work for the benefit of the organization. So they help to coordinate and control. Then they help to develop an objective approach. तो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, आपका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये डिटरमाइन करने के लिए भी प्रिंसिपल हेल्प करते हैं. So that is the advantages or the benefits or the importance of principles of management. Then we have been given two theories. First is the theory which is given by Henry Fayol. Henry Fayol के बारे में कुछ discussion है यहाँ पे. Please go through it quickly. तो उन्होंने क्या दिए हमको? He gave us the 14 principles of management. 14 principles of management दिए और उनको क्या बोला जाता है? He is called as the father of modern management. Now what are the 14 principles? हमने इसके लिए स्टोरी लाइन बनाई थी. One person will approach the other for doing the work. क्या कवर था इसमें? Principle of initiative. Next they decided to work together. Union is strength. Principle of esprit de corps. उसके बाद वन पर्सन जो है who will take the authority of the production and everything. तो उसमें क्या हो जाएगा? He will develop a scalar
chain. He will do division of work and there will be principle of authority and responsibility. इसमें क्या क्या होता है अभी तक के सिनेरियो में? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में क्या बोला गया है? न्यू आइडियाज, न्यू थिंग्स, न्यू मेथड्स शुड बी encouraged, should be adopted in the organization. Principle of esprit de corps, all the people working in the organization should work together. Union is strength. Next है principle of division of work. So proper expert should be appointed to do the right kind of job. तब जाके क्या होगा? Specialization जो है वो achieve हो पाता है. Next is principle of scalar chain. So there is a chain which is say developed in the organization where there is one manager, there are people who are working under him, they are instructing the workers to do, to actually implement whatever is planned to get the things done. तो ये क्या हो जाती है? स्केलर चेन. देयर इज अ सीनियर, देयर इज अ जूनियर, उसके नीचे वर्कर्स हु आर गोइंग टू वर्क बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन. सो ये स्केलर चेन में क्या डेवलप होती है? अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशंस. अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है? सीनियर्स के पास अथॉरिटी होती है टू गाइड, इंस्ट्रक्ट, मोटिवेट जूनियर्स या टू टेल देम व्हाट दे एक्चुअली नीड टू डू. और जूनियर्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू रिपोर्ट टू देयर सीनियर्स. सो दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये हो गए. उसके बाद क्या था? उसके बाद who was going to keep the control with themselves? The person who was going to deal with the finance. तो वो क्या करने वाला था? Principle of centralization, control in the hands of few people only. उसके बाद he was also going to have pay the remuneration. So principle of remuneration. उसके बाद क्या था? Principle of everyone will work in one particular direction. So principle of direction, and they will receive orders from only one particular senior. So that was principle of unity of command. Principle of stability of tenure gives what? Assurance to the employees that they will not be removed from the organization, etc. So job security मिलती है उनको. Principle of equity में क्या आता है? Equal treatment will be given, fair treatment will be given to all the employees. Principle of order, all the resources in the organization have to be at the right place at the right time. That is principle of order. Next है principle of subordination of individual interest to general interest. का मतलब है you have to keep aside your personal interest, your personal goals for the sake of the benefit of the organization. And principle of discipline, that proper discipline should be maintained whenever the working is going on in any organization. Fine. So these are the 14 principles of Henry Fayol. Next, we had in discussion F.W. Taylor. Read the introduction. So he gave the principles which are called as principles of scientific management, and he is called as the father of scientific management. So he gave principles and techniques. Principles मतलब rules, guidelines, how they are to work, and techniques मतलब ये principles को किस तरीके से implement करना है, किस तरीके से उनको organization में use करना है. So that is techniques. So he gave certain principles as well as techniques. Principle में पहला था it is science, not rule of thumb. क्या मतलब है? साइंटिफिक बेसिस पे सैलरीज है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, ये सब करना चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल जजमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन. उसके बाद क्या है? देयर हैज टू बी हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड. So everyone should work harmoniously in the organization. There has to be proper cooperation between the people and not miscommunication, discord या arguments या such things going on in the organization. Then mental revolution. So mental revolution में क्या होता है? These principles deal with the mental or behavioral aspect of people working in the organization. So organization ने employees के बारे में सोचना चाहिए, employees ने organization के बारे में. So that is related to mental revolution. So both should think and work for the benefit of each other. Next है cooperation, not individualism. So again जैसे हमने बोला था, everyone should not focus on their personal goals, personal interest, personal intentions when they are working in the organization. They have to work cooperatively and work for the benefit of the organization.
Next, there has to be division of responsibility. So proper division of work should be done so that proper expert is appointed for the proper job and things are getting done properly. Next है development of employer and employees for greater efficiency and maximum prosperity. So जैसे employees को employers के बारे में सोचना चाहिए, employers को भी employees के बारे में सोचना चाहिए. इसीलिए उनको recruit करते time training provide किया जाता है, उनको incentives दिए जाते हैं, उनको benefit करने के लिए भी employers ने situations बनाने चाहिए so that they think that their growth is also looked upon by the employers. Fine. So these were the principles of scientific management. Next आते हैं techniques of scientific management के ऊपर. Techniques में हमने देखा था पहले क्या होता है, work study. Work study का मतलब क्या है, the study of the work, the workforce, the methods of working which are being done in the organization. That is called as work study. Work study में पहला आता है time study. Time study में क्या किया जाता है, जैसे हमने बोला था कि टाइम कितना लगता है एक पर्सन को काम करने के लिए, वो एनालाइज या वो स्टडी किया जाता है. सो इट इज द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग, रिकॉर्डिंग टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वर्क, ideal time which would have been required to complete the work, then a comparative study is done and figured out whether the employees are performing well or not. So that is time study. नेक्स्ट होता है मेथड स्टडी. मेथड स्टडी मतलब दिस इज द स्टडी ऑफ द मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग एनी पर्टिकुलर टास्क. सो सबसे अच्छे तरीके से कोई टास्क कैसे कंप्लीट हो सकता है, कॉस्ट इफेक्टिवली कैसे हो सकता है, कम से कम एम्प्लॉयज में या कम से कम इनपुट्स में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज मेथड स्टडी. सो इट इज द स्टडी ऑफ द मेथड्स इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट आता है मोशन स्टडी. सो मोशन स्टडी जैसे मैंने बोला था, इट इज बेसिकली अ स्टडी टू एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट्स बाय पीपल व्हेन दे आर डूइंग द वर्क. So what is the best motion, yeah, what is the best sequence of doing the jobs, that is to be determined and accordingly like the system should be put in the organization. नेक्स्ट है फटीग स्टडी. फटीग स्टडी इज कि कितना प्रेशर आता है एम्प्लॉयज को, कितने ब्रेक्स चाहिए उनको, उनको कितने ड्यूरेशन का से हॉलीडे देना चाहिए. सो दैट हेल्प्स टू रिड्यूस द फिजिकल एज वेल एज द मेंटल स्ट्रेस ऑफ द एम्प्लॉयज. सो दैट इज बेसिकली फटीग स्टडी. नेक्स्ट हमने बोला था कि इक्विपमेंट्स या टूल्स जो भी यूज हो रहे हैं इन द फैक्ट्रीज, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दे शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी. सो ये सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो सेफ्टी इंश्योर हो जाती है ऑफ द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. देन साइंटिफिक टास्क सेटिंग हैज टू बी डन. सो एक डे का वर्क क्या होना चाहिए, वो प्रॉपरली उस दिन में कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, क्या वो कैपेसिटी मतलब इतनी कैपेसिटी है, इतना पोटेंशियल है क्या एम्प्लॉयज का ये वर्क करने का, नहीं है तो उसको कैसे एनालाइज करना चाहिए, दैट इज बेसिकली साइंटिफिक टास्क सेटिंग. नेक्स्ट है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. तो जैसे मैंने बोला एम्प्लॉयज को लेते टाइम प्रॉपर इंटरव्यू सिस्टम्स, पैनल्स होने चाहिए, वो आने के बाद उनको ट्रेनिंग देना चाहिए. जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी बदलते हो ऑर्गेनाइजेशन में, उसके साथ रिपीटेटिव ट्रेनिंग सेशंस भी होने चाहिए. सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. नेक्स्ट है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. सो प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. जो प्लान करेगा वही इम्प्लीमेंट नहीं करता है. प्लानिंग इज डिसाइडिंग व्हाट इज टू बी डन एंड इम्प्लीमेंटिंग इज एक्चुअली गेटिंग द थिंग्स डन और डूइंग द वर्क देमसेल्व्स. तो प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग के कैटेगरीज है या एम्प्लॉयज है वो सेग्रीगेटेड होने चाहिए. तो प्लानिंग लेवल पे किस तरीके से एम्प्लॉयज होने चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन पे किस तरीके से, दैट इज व्हाट ही पुट फॉरवर्ड. सो प्लानिंग में 4 टाइप के क्लर्क्स होने चाहिए. 1, रूट क्लर्क. व्हाट डज ही टेल, हाउ द वर्क मूव्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर. तो रूट क्या होना चाहिए प्रोडक्शन लाइन का, दैट इज टू बी डिसाइडेड. देन देयर इज अ इंस्ट्रक्शन क्लर्क who records instructions to complete the work, की unnecessary movements eliminate करके क्या करना चाहिए, आइडियली किस तरीके से वर्क कंप्लीट होना चाहिए, मेथड स्टडी करके व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. सो दैट इज डन बाय इंस्ट्रक्शन क्लर्क. देन यू हैव टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. तो ये क्या डिटरमाइन करते हैं, what is the best possible time in which the work will be completed or what is the best possible cost in which the work should be completed. Then there is a discipline clerk to ensure that proper discipline is maintained in the factory.
or while working in the organization. So कौन-कौन clerks है? एक है root clerk, instruction clerk, time and cost clerk and next discipline. ये कौन से level पे है? ये planning level पे है. और 4 अलग clerks होते हैं at the implementation level. पहला होता है gang boss. Gang boss क्या करता है? He actually gets the work done. Then there is a speed boss, ensures that the work is completed in specified time. Repair boss handles security and maintenance of mechanism. So कुछ भी repair work है, कुछ भी maintenance करना है, he deals with that. And then inspector, who ensures that the work is done as per the specified standard. So according to Taylor, with the help of proper division of activities and planning and implementation का segregation, management can definitely achieve the required performance. Clear? तो वर्क क्लियरली डिफाइन करना चाहिए, सेग्रीगेट करना चाहिए. किसके बीच में? प्लानिंग लेवल में एंड इम्प्लीमेंटेशन लेवल में. प्लानिंग लेवल में कौन कौन होते हैं? रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिन क्लर्क. एंड इम्प्लीमेंटेशन लेवल में गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर. क्लियर? Yes. Next is differential piece rate wage plan. So wages of the people should be determined not on anybody's opinions, not on anybody's assumptions, but on how much production they are doing. तो piece rate wage system मतलब कितने pieces आपने produce किए उस हिसाब से आपको इतनी इतनी salary मिलेगी. So based on the performance, the salary should be determined and implemented in the organization. So these were the techniques of scientific management which were given by F.W. Taylor. Clear? Koi bhi doubt? Okay. So that was it about chapter number 1. Thank you. See you. Bye-bye.